हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में देखते हैं अपना फिफ्थ चैप्टर शुरू करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इंडिया का फॉरेन ट्रेड की क्या रहा, मतलब पास्ट टाइम में, ठीक है। प्री इंडिपेंडेंस के टाइम में फॉरेन ट्रेड कितना था, आज की डेट में कितना है, और कैसे फॉरेन ट्रेड की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, वो सब देखेंगे इस चैप्टर में। व्हाट इज इंटरनेशनल और फॉरेन ट्रेड? डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड में एक्सीड देयर डोमेस्टिक कंजम्पशन, यानी कि जिस गुड को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं डोमेस्टिकली, उस गुड की कंजम्पशन हो सकता है कि हमारी जो कंजम्पशन है वो हो सकता है कि ज़्यादा हो कंपेयर टू अपनी प्रोडक्शन। अपनी प्रोडक्शन अगर 100 यूनिट है और तो अपनी कंजम्पशन अगर 120 यूनिट है, तो रिमेनिंग जो 20 यूनिट्स है वो हम कहाँ से पूरी करेंगे? जो रिक्वायरमेंट 20 यूनिट्स की है वो पूरी करेंगे हम इंटरनेशनल मार्केट से। इंटरनेशनल मार्केट बोले तो फॉरेन से हम इंपोर्ट कराएंगे, ठीक है। व्हाट डज अ कंट्री डू विद इट्स सरप्लस आउटपुट, यानी कि अगर अपनी डोमेस्टिक आउटपुट प्रोडक्शन और डोमेस्टिक कंजम्पशन का डिफरेंस अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। इट एक्सपोर्ट इट टू अनदर कंट्री टू अर्न मनी, यानी कि अगर सपोज इसकी वाइस वर्सा सिचुएशन होती है, अपनी आउटपुट कितनी 120 यूनिट्स, अपने इंडिया में कंजम्पशन कितनी उस आइटम की 100 यूनिट, तो जो रिमेनिंग 20 है उतने को हम क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इम्पोर्ट भी करा सकते हैं। इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन अवर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इट एक्सपोर्ट इट टू अनदर कंट्री एंड अर्न मनी। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट सर्टेन गुड्स एंड इम्पोर्ट सर्टेन अदर्स, ठीक है। कुछ गुड्स इम्पोर्ट करती है, कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को डिफरेंट कंट्रीज में क्या बोला गया, जब हम करते हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। क्लियर हो गया? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑब्जर्व द फॉलोइंग पॉइंट्स। First comes, while international trade is based on international specialization, international specialization is based on the principle of comparative cost advantage, ठीक है। किस पे बेस्ड होता है? comparative cost advantage पे। A country specialize in the production of that good which it can produce at a cost lower than other countries, यानी कि अगर हम इंडिया में क्या है, फूड ग्रेन उगाते हैं, ठीक है। ग्रेन में अब इंडिया सबसे आगे है। अगर प्रोड्यूस करने, अगर ग्रेन को प्रोड्यूस करते तो अपनी कॉस्ट कंपेरेटिवली अदर कंट्रीज में प्रोड्यूस करने से कॉस्ट अपने आप कम आती है। तो हम स्पेशलाइज किस में हो गए, उस आइटम में स्पेशलिस्ट हो गए। स्पेशलिस्ट हो गए तो हम उस फूड को एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके कहाँ क्या कर सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं अदर कंट्रीज में। इंटरनेशनल ट्रेड थस फैसिलिटेट्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एट अ प्राइस हायर देन इन द डोमेस्टिक मार्केट, यानी कि हमें जो डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस मिल रहा होता है उससे हायर प्राइस पे हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अगर सेम प्राइस पे एक्सपोर्ट करना होगा तो वो अपनी कॉस्ट ही बढ़ाएगा, ऐसा हम नहीं करेंगे। एंड इट फैसिलिटेट्स इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एट अ प्राइस लोअर देन इन डोमेस्टिक मार्केट, यानी कि अगर डोमेस्टिक मार्केट में हम कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट आ रही है अपनी बहुत ज़्यादा, ठीक है, कॉस्ट आ रही है अपनी बहुत ज़्यादा। अगर किसी आइटम को प्रोड्यूस करने की अपनी कॉस्ट सपोज 100 रुपीज़ आ रही है और उसको फ़ौरन से मंगाने की कॉस्ट 80 रुपीज़ आ रही है, तो हम उसे फ़ौरन से मंगाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। दीज आर गेन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। ऑल्सो बाय ऑफरिंग अ मच वाइडर साइज ऑफ द मार्केट कंपेयर टू डोमेस्टिक मार्केट, यानी कि डोमेस्टिक मार्केट में जो साइज, अगर सपोज इंडिया की बाउंड्री ये है तो हम यहाँ पे ही सेल कर सकते हैं अपनी गुड्स की, ठीक है। तो उसका साइज बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट, तो हम फॉरेन की कंट्री में भी यहाँ भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए लेके आ गया इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड इनहांस अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन ऑफ द ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हायर इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर जीडीपी ग्रोथ। जितनी ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, जीडीपी में अपनी ग्रोथ होगी। थस इट कैन बी सेड दैट इंटरनेशनल ट्रेड सर्व्स एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ। इंजन ऑफ ग्रोथ क्या हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड। क्लियर? अब इंडिया के बारे में देखेंगे। इंडिया फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया की फॉरेन ट्रेड में क्या पॉलिसी रही है और कितने टाइप का फॉरेन एक्सपोर्ट हम करते थे। नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस केयरफुली फॉर अ ग्लिम्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस।
इंडियन इकोनॉमी सफर्ड इट्स कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रेजिम, यानी कि ब्रिटिश शासनकाल में इंडिया ने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन देखा हुआ है। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़े हुए हैं, ठीक है। द ब्रिटिश यूज्ड our natural resources as raw material for their domestic industrial output, यानी कि वो अपने यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है, ले जाके, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का एज रॉ मटेरियल अपनी कंट्री में ले जाके वहाँ पे फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करते थे और फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करके लाके इंडिया में महंगे दाम पे बेचते थे, ठीक है। ये उनकी पॉलिसी रही थी। Beside being a source of raw material, the Indian economy was also exploited as a market for the British industrial goods। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रिटिश जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते थे, सपोज ब्रिटेन है, ये जो गुड्स प्रोड्यूस करते थे, ये गुड्स कहाँ पे लाके बेचते थे? इंडिया में लाके बेचते थे, ठीक है। तो उन्होंने एक तो यहाँ से रॉ मटेरियल सस्ते दाम में ले गए, दूसरा वहाँ से गुड्स को प्रोड्यूस करके यहाँ पे आके महंगे दाम पे बेचे, तो डबल एक्सप्लॉयटेशन किया उन्होंने, ठीक है। Substantial export of raw material from India gave some impetus. Substantial export of raw material from India gave some impetus to the volume of international trade. International trade को बढ़ा दिया, which had significantly declined owing to decay of handicraft, Indian handicraft, ठीक है। जिससे क्या हो गया, अब देखो जो प्रोडक्ट यहाँ से बना के लेके आए, ठीक है, वो मशीन के प्रोडक्ट थे और मशीन के प्रोडक्ट का हैंडमेड प्रोडक्ट कंपटीशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को किसने दबा दिया? किसने? ये जो क्या नाम थे, ब्रिटिशर्स के जो प्रोडक्ट्स थे उसने दबा दिया, ठीक है। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अवर बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर अपने एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं इंपोर्ट से, तो इसका मतलब क्या है? फेवरेबल। अगर अपने एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स आर लोअर देन इंपोर्ट, देन इट मीन्स अनफेवरेबल ट्रेड, ठीक है। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं इसको, या अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे पता लगेगा? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अपना क्या था, हम एक्सपोर्ट तो ज़्यादा करते थे बट इंपोर्ट कम कराते थे, ठीक है। तो अपनी क्या थी, ये फेवरेबल था बैलेंस ऑफ ट्रेड। बट आज की डेट में उल्टा है, आज की डेट में हम एक्सपोर्ट तो कर पाते हैं कम और इंपोर्ट कराते हैं ज़्यादा। क्लियर है? इन 1946 और 7 एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स वर एस्टिमेटेड एज 31 करोड़, यानी कि 46 और 47 में कितना था? 31 करोड़ रुपए हुआ करता था। क्या? हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ करती थी, कितने रुपए की? 31 करोड़ की। दो इन 1947 और 48 द बैलेंस श्रिंक टू 14 करोड़, ठीक है। तो कितना, इतने सालों में कितना गिर गया? ये अपना 17 करोड़ गिर गया, ठीक है। तो अपना पहले अगर हम जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे और कितना कम इंपोर्ट करेंगे तो अपने बैलेंस को बढ़ा देगा वो, और उतनी ज़्यादा अपनी इनकम समझना, ठीक है। वो कितनी हुआ करती थी पहले? 31 करोड़, अब बाद में गिर के वो कितनी होगी? 14 करोड़। एज रिगार्ड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड इट वाज लार्जली कॉन्फाइंड रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। तो हम सारी सेल वगैरह जो कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो किसको कर रहे थे? ब्रिटेन को कर रहे थे। सिंपली बिकॉज द ब्रिटेन रूलर्स एक्सप्लॉइटेड द इंडियन इकोनॉमी एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड एज अ मार्केट ऑफ देयर एक्सपोर्ट। उन्होंने अपनी मार्केट, अपने एक्सपोर्ट के लिए यूज़ किया इंडिया को, और इंडिया से इंपोर्ट फ्री ड्यूटी, इंडिया में एक्सपोर्ट फ्री और इंपोर्ट फ्री कर दिया क्या? ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो वो यहाँ से फ्री में ले जाते थे रॉ मटेरियल को और वहाँ से फ्री में इंपोर्ट करा लेते थे अपनी फिनिश गुड्स को, ठीक है। तो सारा ट्रेड जो था वो ब्रिटेन के साथ हुआ करता था, अदर कंट्रीज के साथ कोई नाम मात्र का ट्रेड हुआ करता था। The composition of trade indicated backwardness of the economy as our export included largely of raw material while our imports included largely of finished good, ठीक है। तो ये क्या शो करता है? अपना बैकवर्डनेस को शो करता है कि अगर हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं और फिनिश गुड इंपोर्ट करा रहे हैं तो अपनी बैकवर्डनेस को शो करता है। क्लियर? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या बोला है? द वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वॉज मॉडरेट owing to decay of Indian handicraft during British regime. However, the balance of trade was surplus. Surplus balance of trade था. The composition of trade
indicated backwardness of Indian economy as export comprised largely of raw material and import comprised largely of फिनिश गुड्स। ठीक है, हम फिनिश गुड का इंपोर्ट कराते थे और एक्सपोर्ट किसका करते थे, रॉ मटेरियल का। ये क्या शो करता है, कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड को शो करता है। द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड लार्जली बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन किस पे लगी थी, इंडिया से ब्रिटेन में जा सकता है, ब्रिटेन से इंडिया में आ सकता है, बस, और किसी कंट्री के साथ कोई वास्ता ही नहीं रखना, ये काम हुआ। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, 2 ही पॉइंट्स कराएं को इसको साथ साथ कर लेना। ठीक, इसी साथ साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।